नमस्कार, मैं डॉक्टर मयूरी कोठेवाला, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी एट डॉक्टर मयूरीज गायनेकोलॉजी क्लिनिक, जयपुर। आज इस वीडियो के थ्रू मैं एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करना चाहूँगी जो बहुत ही कॉमन है येट नेग्लेक्टेड है। तो आज हम बात करेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी तब होता है जब हम गर्भपात करवाते हैं दवाइयों के थ्रू। बहुत सारे सवाल अपने मन में आते हैं कि ये दवाइयाँ कैसे लेते हैं, कब लेते हैं, कब नहीं लेनी चाहिए, साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं। तो ये सारे कॉमन क्वेश्चंस जो आप लोग पूछते हैं वो मैं इस वीडियो में आंसर करूँगी, और साथ ही साथ इस MTP पिल्स जो होती हैं, जो दवाइयाँ होती हैं, उनके सारे प्रॉस कॉन्स सब डिस्कस करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि MTP पिल्स जो होती हैं वो कब लेनी चाहिए। तो आइडियली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो लाइसेंस करती है MTP पिल्स ओनली 7 वीक्स तक। जब आपका प्रेगनेंसी जो है, बेबी 7 वीक्स का हो गया है, सिर्फ तब तक ये दवाई काम करती है। उसके बाद अगर लेते हैं तो इसका इफ़ेक्ट कम होता जाता है, वीक बाय वीक इफ़ेक्ट कम होता जाता है। और अगर उसके बाद हम जैसे लेते हैं 7 वीक्स के बाद, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि कंप्लीट अबॉर्शन नहीं होता और कुछ प्रोडक्ट्स अंदर रह जाते। तो उसके चलते फिर हमें आगे सर्जिकल इवैक्यूएशन, सर्जिकल DNC करवानी पड़ सकती है। तो ये तो बात होगी कि ये सिर्फ 7 हफ्ते तक ही लेनी चाहिए, 7 हफ्ते तक ही दवाई काम करेगी। सेकेंड, ये MTP पिल्स में क्या क्या टैबलेट्स होती हैं। तो MTP जो पिल्स होती हैं, एक किट आता है, उसमें 5 टैबलेट्स होती हैं। एक किट में 5 टैबलेट्स होंगी। 5 में से जो फर्स्ट टैबलेट होती है दैट इज़ मीफेप्रिस्टोन। मीफेप्रिस्टोन 200 मिलीग्राम की एक टैबलेट होती है, और वो आपको फर्स्ट डे लेनी होगी। जब भी आप ये प्रोसेस चालू करेंगे मेडिकल टर्मिनेशन का, तो फर्स्ट डे पे आपको मीफेप्रिस्टोन टैबलेट लेना होगा, और टैबलेट के साइड में मेंशन होता है, उसका नाम लिखा होता है मीफेप्रिस्टोन। फिर उसके 48 आवर्स का आपको वेट करना है उसका मीफेप्रिस्टोन को लेने के बाद। 48 आवर्स के गैप के बाद, फर्स्ट टैबलेट लेने के 48 आवर्स बाद, डे 3 पे आपको बाकी 4 टैबलेट्स लेनी है। जो फर्स्ट टैबलेट आपने ली है वो आपको पानी से, जैसे नॉर्मल दवाई लेते हैं वही वैसे ही निगलना है। लेकिन जो बाकी जो 4 टैबलेट्स आप 48 घंटे के बाद लेंगे, उनको लेने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। वो आपको बकली रखनी है, जीभ के नीचे, या तो आप रख के चूस लीजिए, या फिर आपके चीक और गम्स के बीच में रख सकते हैं, 2 साइड टू साइड, और उसको अपने आप डिज़ोल्व होने का वेट करना है। अगर इस टैबलेट को हम पानी से लेते हैं या वजाइना के थ्रू रखते हैं, ये ऐसे भी ले सकते हैं, लेकिन इसका इफ़ेक्ट होता है उतना रिलायबल नहीं होता। वजाइना में कई बार रखने के बाद पेशेंट्स जो है इसको टैबलेट को बाहर एक्सपेल कर देते हैं, और उनको आइडिया नहीं रहता कि ये एक्सपेल हो गया है, तो उस चक्कर में फिर इफ़ेक्ट इतना अच्छा नहीं आता दवाई का। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इनको जीभ के नीचे या गाल के बीच में रख के अपने आप डिज़ोल्व होने का वेट करिए। फिर ये जो आपने टैबलेट ली है, अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एक कॉशनरी नोट मैं बताना चाहूँगी कि ये टैबलेट्स जो है सिर्फ लीगल आउटलेट्स पे, ऑथराइज्ड आउटलेट्स पे ही मिलते हैं, और हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही इनको लेना चाहिए। ओवर द काउंटर बस कहीं से भी अरेंज करके लेके, गलत तरीके से लेके, ये सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लिकेशंस ही पैदा करती हैं आगे चल के। तो फिर इसके बाद आता है कि जब हमने ये टैबलेट ली है, तो फिर उसके बाद आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या एक्सपेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो मीफेप्रिस्टोन जो डे 1 पे हम टैबलेट ले रहे हैं, उसके बाद यूजुअली 95-96% पेशेंट्स में कोई ब्लीडिंग नहीं होती, कोई उसमें पेन नहीं होता। मीफेप्रिस्टोन का जो काम करने का तरीका है, बेसिकली वो प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन को, जो प्रेगनेंसी का हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन, उसके अगेंस्ट काम करता है और उसका लेवल फॉल करवाता है। तो मेन जो इसका प्रोसीजर रहता है, जो काम करने का तरीका है, वो प्रोजेस्टेरॉन के एंटागोनिस्ट होता है, और उसी की वजह से फिर आगे ये प्रेगनेंसी को प्रोग्रेस नहीं होने देता और बेबी का अबॉर्शन करवाता है। सेकंड,
अच्छा, तो ये जो मीफेप्रिस्टोन है इसके बाद कोई आपको सिम्टम्स यूजुअली नहीं होते। कई बार थोड़े बहुत जो है हल्का सा पेट दर्द या उल्टी जैसा जी मचलाना, ये थोड़ी दिक्कतें रह सकती है, लेकिन ये भी है आपको टैबलेट का जो इफ़ेक्ट है हार्डली 24 घंटे तक रहेगा और वो भी सबसाइड हो जाता है। फिर जो मीज़ोप्रोस्टोल जो 4 टैबलेट्स आप लेंगे डे 3 पे, उसके बाद जो मेन इसका काम करने का तरीका है वो है कि वो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस पैदा करता है, यूट्रस की मोटिलिटी बढ़ाता है। तो कॉन्ट्रैक्शंस जैसे होंगे यूट्रस में, तो अंदर जो भी प्रोडक्ट्स हैं यूट्रस के अंदर, वो यूट्रस कोशिश करेगा बाहर एक्सपेल आउट करने के लिए। तो मीज़ोप्रोस्टोल का मेन मोड ऑफ एक्शन है कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ाने का। तो जैसे कॉन्ट्रैक्शंस इंक्रीज होंगे, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस पैदा होंगे, ये कॉज करेगा आपको हेवी ब्लीडिंग, पेन। तो ये इसके मेन सिम्टम्स रहते हैं। ये आपको जो पेन और ब्लीडिंग है विदिन 30 मिनट्स मीज़ोप्रोस्टोल लेने के आधे घंटे से लेके 4 घंटे तक कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं। और अगर 24 आवर्स 24 टैबलेट लेने के 24 घंटे तक भी कोई ब्लीडिंग नहीं होती, तो फिर इंडिकेट करता है कि अपनी दवाई काम नहीं करी। तो मीज़ोप्रोस्टोल में एक तो मेन हो गया अपना पेन और हेवी ब्लीडिंग। जो ब्लीडिंग होती है वो 3-4 आवर्स तक हेवी रहती है, उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाती है। और पेन भी सिमिलरली 2-3 घंटे तक ज़्यादा रह के धीरे धीरे कम हो जाता है। पेन किलर्स हम इसके साथ एडवाइस करते हैं। नॉर्मली आप कोई भी पेन किलर जो आपको सूट करता है, जिससे आपको एलर्जी नहीं है, वो आप ले सकते हैं। साथ के साथ अगर आप डॉक्टर्स के पास प्रिस्क्राइब्ड तरीके से लेते हैं, तो वो आपको एक पेन किलर ज़रूर लिख के देते हैं। पेन किलर्स जो होते हैं वो बिल्कुल भी अबॉर्शन प्रोसेस पे कोई रोक नहीं लगाते, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता पेन किलर लेने नहीं लेने से। वो आपके सिम्टम्स को ही रिलीव करेगा, आपको दर्द नहीं होगा, आप इजीली इस जो प्रोसेस है उसको बर्दाश्त कर पाएंगे। अच्छा, मीज़ोप्रोस्टोल के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो यूजुअली सिवियर पेन, ब्लीडिंग के साथ हल्का बुखार, दस्त और कमज़ोरी, थकान, बस ये रह सकते हैं। ये भी आपको 24 घंटे के अंदर जैसे दवाई ब्लड में से वॉश आउट होगी तो ये सबसाइड हो जाते हैं। अगर आपको ये सिम्टम्स, जो ये किट लेने के बाद जो भी सिम्टम्स हैं वो सिवियरिटी में ज़्यादा हैं या फिर 24 घंटे से ज़्यादा परसिस्ट कर रहे हैं, तो फिर ये चिंता का विषय हो जाता है। फिर आपको अपने डॉक्टर से इमीडिएटली कंसल्ट करने के लिए सलाह दी जाती है। तो ये तो बात हो गई कि एमटीपी पिल्स कब लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए, सही तरीका क्या है और क्या इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्या है हमें जो लेने के बाद इनसे क्या एक्सपेक्टेशंस रहनी चाहिए। अब बात करते हैं कि कॉमन कुछ सावधानियाँ, कुछ प्रिकॉशंस जो आपके माइंड में होने चाहिए हमेशा इनको लेने से पहले, और क्या क्या चीज़ें आपको अपने डॉक्टर को बतानी चाहिए जब आप ये मेडिसिन्स लेने जाते हैं। तो सबसे पहले होता है अनीमिया। अगर आपको ब्लड डिफिशिएंसी है, खून की कमी है, तो क्योंकि ये मेडिसिन्स जो है ब्लीडिंग कॉज करती हैं, तो ऑलरेडी अगर खून की कमी है बॉडी में तो बीपी फॉल हो सकता है, पेशेंट शॉक में जा सकता है और अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट कर सकता है चीज़ को। तो इसीलिए अगर आपको अनीमिया है तो ये टैबलेट्स खुद से नहीं लें। सेकंड, कोई ऐसा ब्लीडिंग डिसऑर्डर जैसे कि पोरफायरिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, जिसमें कि छोटी मोटी चोट के बाद भी आपको ब्लड अपने आप से क्लॉट नहीं होता, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, तो इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्म करिए। या फिर एलर्जीज़, आपने पहले ये टैबलेट्स ले रखी हैं, आपको इनमें से किसी भी ड्रग से कोई एलर्जी है तो भी अवॉइड करिए। देन आते हैं कि आपको कोई ऑलरेडी किसी चीज़ का ट्रीटमेंट चल रहा है, सपोज़ आपको खांसी, ज़ुकाम, बुखार, XYZ कुछ भी बीमारी के लिए कोई एंटीबायोटिक चल रही है या फिर स्टेरॉइड्स चल रहे हैं या किसी और प्रकार की दवाई चल रही है, तो हमेशा इन्फॉर्म करिए। फिर आपको कोई लिवर डिजीज़ है, कोई लंबे समय से चली आई बीमारी है, कोई क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, या बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन है, तो भी इन्फॉर्म करिए। ये सब कुछ कॉमन सी चीज़ें हैं जो हम अवॉइड कर जाते हैं बताना, बट इनको हमेशा माइंड में रखना चाहिए। इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि
ब्रेस्ट फीडिंग, कुछ जैसे कि मदर्स होती हैं वो छोटा बच्चा है उसको फीड करा रही हैं तभी दूसरा कंसीव कर लेते हैं तो MTP ले लेते हैं। तो जो ये दवाइयाँ हैं ये ब्रेस्ट मिल्क में अपने सिक्रीट होती हैं, इसीलिए हमारी एडवाइस यही रहती है कि जब आप ये दवाई लेते हैं तो ब्रेस्ट फीडिंग या तो स्टॉप करें या फिर जो फर्स्ट मिल्क है इसको टैबलेट लेने के बाद जो भी आपका फर्स्ट मिल्क आ रहा है उसको एक्सप्रेस करके डिस्कार्ड करिए, क्योंकि ये मिल्क में सिक्रीट होती हैं तो बच्चे पे इफ़ेक्ट कर सकती हैं। फिर इसके बाद आता है कि कॉपर टी। अगर आपको कॉपर टी लगवा रखी है आपने ऑलरेडी और उसके चलते आप प्रेग्नेंट हो गए यानी कि कॉपर टी का फेलियर हो गया, तो भी ये दवाई अपने आप से नहीं लेना है और ये डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है कि ये कॉपर टी लगा हुआ है, क्योंकि टैबलेट लेने से पहले, अबॉर्शन स्टार्ट करने से पहले कॉपर टी का निकालना ज़रूरी हो जाता है। फिर थर्ड इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी। आपको हमेशा हम एडवाइस करते हैं कि ये टैबलेट्स हमेशा सोनोग्राफी के बाद ही ली जाए। सोनोग्राफी जो है वो 2 चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये टैबलेट सिर्फ 7 हफ्ते तक ही ले सकते हैं, तो सोनोग्राफी सबसे पहले डेट्स कंफर्मेशन के लिए यूज़फुल है। आपकी प्रेगनेंसी 7 वीक्स के बियॉन्ड तो नहीं चली गई है, कई बार पीरियड्स इरेगुलर होते हैं तो आइडिया नहीं रहता है डेट्स का, या फिर लेट कंसेप्शन में भी जो है आइडिया नहीं रहता है, तो सोनोग्राफी डेट कंफर्मेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड इम्पॉर्टेंस होती है ये डायग्नोस करने के लिए कि जो प्रेगनेंसी है वो इंट्रायूटराइन ही है, बच्चेदानी के अंदर ही है, बाहर नहीं है। बाहर यानी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ट्यूब में है, ओवरीज में है, पेट में कहीं और है, तो उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। ये जो टैबलेट्स हैं स्पेशली जो मीसोप्रोस्टॉल है, जैसे कि मैंने बताया, वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस कॉज करता है, बच्चेदानी में कॉन्ट्रैक्शंस कॉज करके जो अंदर जो प्रोडक्ट्स है उनको एक्सपेल आउट कराती है। तो यूट्रस की जो वॉल्स है, जो लाइनिंग है, वो बहुत मोटी होती है, थिक होती है, तो इसीलिए यूट्रस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ये मीसोप्रोस्टॉल का। बट जो ट्यूब्स की लाइनिंग होती है, अगर प्रेगनेंसी जो है वो ट्यूब में है, नलों में है, तो वो झेल नहीं पाएंगी इतने स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस को, वो रप्चर हो सकती है अंदर ही अंदर, और अंदर ही अंदर आपके ब्लीडिंग कॉज कर सकती हैं, जिसकी वजह से फिर BP फॉल हो सकता है, पेशेंट शॉक में जा सकता है, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन, अननेसेसरी सर्जिकल इंटरफेरेंस। तो इसीलिए बेटर है कि आप हमेशा सोनोग्राफी करा के ही ये टैबलेट्स लें और डॉक्टर की एडवाइस से ही लें। ये तो हो गए कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। अब साइड इफ़ेक्ट्स में आता है, मैंने बताया आपको कि जो MTP किट लेते हैं वो 24 आवर्स तक बॉडी में रहती है, तो 24 घंटे के अंदर अंदर हल्का फुल्का पेट दर्द जो टैबलेट से रिलीफ हो जाता है, या फिर ब्लीडिंग, या फिर आपको फीवरिश लगना, थोड़े से दस्त हो गए, तो ये सब कॉमन चीज़ें हैं, सेटल हो जाती हैं अपने आप। अगर 24 घंटे के बाद भी ये परसिस्ट है, सिवियरिटी इंक्रीज़ होती जा रही है, दवाई लेने के बाद भी कम नहीं हो रहा है, तो ये इंडिकेट करता है कि टैबलेट ने साइड इफ़ेक्ट किया है, तो उसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए। फिर जो कॉमन क्वेश्चन होता है कि फॉलोअप कब कराएं, आपकी सेकेंड विज़िट क्या होती है। सेकेंड विज़िट हम प्लान करते हैं 14th डे पे, जो आपने अबॉर्शन प्रोसेस चालू किया, MTP किट लिया है आपने, उसके 3 से 4 दिन तक आपको हेवी ब्लीडिंग रहती है, धीरे धीरे कम होते होते 10-12 दिन तक सब सेटल्ड हो जाना चाहिए, तो इसीलिए हम फॉलो विज़िट रखते हैं 2 हफ्ते बाद। उस पर हम आपको एक सोनोग्राफी एडवाइस करते हैं। सोनोग्राफी इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो कंफर्मेटरी टेस्ट है कि आपका जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, उसके लिए हमें सोनोग्राफी करानी ज़रूरी रहती है। इसके अलावा कई इमरजेंसी साइंस अगर डेवलप हो जाते हैं तो हमें 15 दिन का वेट नहीं करना है और उससे पहले ही तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना होता है। इमरजेंसी साइंस में आते हैं सबसे पहले सिवियर पेन, बहुत तेज़ दर्द है नीचे जो पेन किलर से नहीं जा रहा है। दूसरा होता है हैवी ब्लीडिंग। हैवी ब्लीडिंग की डेफिनेशन होती है कि आपको 2 घंटे से भी ज़्यादा लगातार हर घंटे 2 पैड से ज़्यादा यूज़ करने पड़ रहे हैं, तो उसको हम हैवी ब्लीडिंग कहते हैं और आपको तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए। थर्ड इज़ फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज।
कि आपको वजाइनल डिस्चार्ज डेवलप हुआ, आपने टैबलेट्स ली, 2-3 दिन ब्लीडिंग रही नहीं रही, लेकिन या तो पीला मवाद जैसा या फिर बदबूदार पानी अगर आ रहा है नीचे वजाइना में से, तो वो इंडिकेट करता है कि इन्फेक्शन हो रहा है और इमीडिएटली डॉक्टर को रिपोर्ट करना चाहिए। उसके अलावा फोर्थ साइन होता है फीवर, तेज़ बुखार अगर डेवलप होता है तो वो अगेन इंडिकेट करता है कि वो सेप्सिस की तरफ जा रही है, अबॉर्शन जो है उसमें इन्फेक्शन हो रहा है, अबॉर्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, अंदर कुछ रिमेनिंग प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है। तो ये सारे जो 4 कॉमन साइन सिम्टम्स हैं उनमें आपको इमरजेंसी में दिखाना हो सकता है। तो ये तो बात हो गई इमरजेंसी क्या क्या साइन सिम्टम्स होते हैं जिनके लिए आपको कंसल्ट करना है। फिर अपन बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है अपना हेवी ब्लीडिंग, तेज़ ब्लीडिंग है तो इमीडिएटली आपको सतर्क होना है, या फिर इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है। और तीसरा कॉम्प्लिकेशन होता है इनकम्प्लीट अबॉर्शन, अगर जो प्रोसेस अपना है वो कंप्लीट नहीं हो पाया है दवाइयों से, तो बेटर एडवाइस रहता है कि आप सर्जिकली आप इसको कंप्लीट कराइए। अच्छा, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन ये भी रहता है कि आगे चल के कोई फ्यूचर प्रेगनेंसीज पे इन गोलियों का फ़र्क तो नहीं रहेगा। तो सिंपल सी बात है कि ये जो टैबलेट्स है ये वॉश आउट हो जाती है 24 घंटे के अंदर, तो फ्यूचर में चल के कोई दिक्कत नहीं करने वाली है आपकी किसी भी प्रेगनेंसी पे। लेकिन ये बात भी ठीक है कि आपकी नेक्स्ट प्रेगनेंसी कब लगने वाली है ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। इन केस आपने 2 साल बाद प्लान किया और इन 2 साल में अगर कुछ ऐसा फैक्टर डेवलप हो जाता है मदर की साइड से या फादर की साइड से कि बच्चा लगने में दिक्कत आती है, तो वो एक सेकेंडरी रीज़न रह सकता है बच्चा नहीं लगने का, बट डायरेक्टली टैबलेट का कोई रोल नहीं है आपकी फ्यूचर प्रेगनेंसीज पे। स्टिल यही एडवाइस है ये कि आप बार बार इसको आदत नहीं बनाइए। एक बार लिया तो एक बार का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बार बार लेने से ज़रूर टैबलेट वीकनेस, यूट्रस की वीकनेस कॉज कर सकती हैं, जिसकी वजह से बच्चा लगने में दिक्कत आ सकती है, बच्चे की ग्रोथ में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी मैं हाईलाइट करना चाहूँगी कि कई बार हमारे पास फीमेल्स जो हैं वो आती हैं प्रेगनेंसी, जैसे अबॉर्शन करवाया उसके बाद चेक करते हैं घर पे, प्रेगनेंसी टेस्ट की जो किट्स आती है उनसे चेक करते हैं कि गर्भपात पूरा हुआ कि नहीं। तो ये बहुत ही गलत तरीका है, क्योंकि जो बीटा HCG हार्मोन होता है प्रेगनेंसी का, वो बॉडी से क्लियर होने में लगभग 4 हफ्ते का समय लग जाता है। 2 to 4 वीक्स बोलते हैं, बट आप 4 वीक्स अब मान के चलिए कि अगर आपको टेस्ट करना भी है तो 4 हफ्ते से पहले अगर आपने किया तो वो पॉजिटिव आ सकता है। फिर पॉजिटिव आने पे आपको चिंता नहीं करनी है, आपको एटलीस्ट 4 हफ्ते का वेट करना है और फिर ही टेस्ट करिए अगर आपको प्रेगनेंसी टेस्ट से ही कंफर्म करना है कि अबॉर्शन हुआ कि नहीं तो इसका डेफिनेटिव तरीका सोनोग्राफी होती है, जो आपको 15th डे पे हम एडवाइस करते हैं। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट इसका कोई श्योर तरीका नहीं है पता करने का। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैंने हाईलाइट करने की कोशिश की है कि MTP पिल्स को लेने का सही टाइमिंग क्या होता है, तरीका क्या होता है, इसमें कौन से ड्रग्स होते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं और किन किन कंडीशंस में इनको नहीं लेना चाहिए, कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो आपके रहते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर आपको यूज़फुल लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ऐसे यूज़फुल वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।